आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी-कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो चीज़ें सत्य होती हैं। आपको याद होगा, जब भी SU-57 फैलन की बात की जाती है, फिर चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए हो या रशियन एयरफोर्स के लिए हो, एक ड्रोन का नाम उससे जोड़कर बहुत देखा जाता है और वो है S-70 ऑकनिक। ये वो ड्रोन है जिसको रशिया अपने SU-57 प्रोग्राम का अभिन्न अंग मानता है, क्योंकि ये एज अ लॉयल विंगमैन काम करता है। लेकिन हाल ही में एक घटना ऐसी हुई है जिसके बाद से ये ड्रोन काफ़ी चर्चाओं में आ गया है और यह घटना सुखद नहीं है। एक बड़ा सेटबैक मिला है रशिया के ड्रोन प्रोग्राम को। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रशिया का एक हैवी अटैक स्टेल्थ ड्रोन जो कि S-70 ओकनिक है, इसको खुद फ्रेंडली फायर में रशियन SU-57 फैलन के द्वारा मार गिराया गया है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये ड्रोन जो है ये रशिया यूक्रेनियन टेरिटरी में मार के गिराया गया है और इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में एक होड़ लग गई है इसको रिकवर करने की। दरअसल जो फुटेज सामने आई है उसके हिसाब से जो डिफेंस एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि ये ड्रोन का जो इनिशियल प्रोटोटाइप था वो था जो शुरुआती दौर में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे और अभी इस ड्रोन के बहुत सारे जो एडवांस वेरिएंट हैं वो ऑलरेडी रशिया के पास आ चुके हैं। लेकिन क्लेम में ये कहा जा रहा है कि इस इंसिडेंट के पीछे की वजह ये है कि SU-57 फैलन इस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका जो कम्युनिकेशन लिंक है वो टूट जाता है और उसके बाद ये पूरी तरीके से भटकने लगता है। अब क्योंकि ये गलत हाथों में ना लगे, इस चीज़ की वजह से रशिया के SU-57 के पायलट ने जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था, उसने इस ड्रोन को एयर टू एयर मिसाइल से हिट किया है। और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो साफ साफ आपको एक प्लेटफॉर्म मिसाइल लॉन्च करता दिखाई पड़ रहा है, जो कि संभावित है कि SU-57 फैलन ही है और उसने अपने ही ड्रोन को मार गिराया है। अब यहाँ पर रशियन टेलीग्राम चैनल्स की बात करें तो वो ये क्लेम करते हैं कि जो डैमेज है ड्रोन को वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसके लिए रशिया ने और जो इंटेंशनली फायर है उसके ऊपर किया था। लेकिन सर्कमस्टेंसेस पीछे के क्या थे ये स्पष्ट नहीं है। अभी सिर्फ मीडिया के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। अब रशिया, अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है कि वो इस समय अपनी टेरिटरी में इस ड्रोन के रिकेज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और यूक्रेन ने काफ़ी बड़ा इसके लिए जो ऑपरेशन है वो लॉन्च किया है। और वहीं रशिया भी अब अपने इस जो ड्रोन का रिमेन है या रिकेज है इसको तबाह करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रशिया ये चाहता है कि इस ड्रोन के रिकेज यूक्रेन को ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन निस्संदेह वेस्टर्न कंट्रीज को इन्हें सप्लाई करेगा, खासकर अमेरिका जैसे देशों को, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और इसके लिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रशिया इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक है वो कर सकता है और उसने ऑलरेडी अपने जो सोल्जर्स हैं उनको इसके रिकेज को ढूंढने और डिस्ट्रॉय करने के आदेश भी दे दिए हैं। हालांकि हम फिर से बता दें कि जो अवेलेबल रिपोर्ट सामने आई है, एविडेंस सामने आया, उसमें ये पता चला है कि अर्लियर डेमोन्स्ट्रेटर मॉडल है और ये कम सोफिस्टिकेटेड है जो रिसेंट वेरिएंट है इनके तुलना में। लेकिन फिर भी ये जो ड्रोन है इसमें काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है और इस समय देखना यही है कि पहले इस रिकेज पे एक्सेस कौन पाता है, क्या यूक्रेन के हत्थे ये चढ़ता है या फिर समय रहते ही रशिया इसके रिकेज को तबाह कर देगा। अब एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हो सकता है कि इसको स्ट्राइक मिशन में इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता रहा हो, क्योंकि पहले भी टेलीग्राम चैनल में ये चीज़ें सामने आई हैं कि S-70 ड्रोन का इस्तेमाल जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन है उसमें किया गया था, जहां पर इसने सक्सेसफुली कई यूक्रेनियन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज भी किया था। लेकिन अब यहाँ पर जो इंसिडेंट है ये काफ़ी रोचक हो चुका है। SU-57 फैलन की बात करें तो ये भी लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं और क्लेम तो ये भी किया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल भी जो रशिया है उसने एक्टिव कॉम्बैट में किया है। हालांकि लिमिटेड रोल ही इनका रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी स्ट्राइक मिशन में ये गए हैं इनका सक्सेस रेट 100% तक पहुंचा है। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट है कहीं ना कहीं रशिया के लिए ये बड़ा झटका लेकर आएगा। लेकिन फिर भी जब तक चीज़ें पुख्ता तौर पर सामने नहीं आ जाती हम किसी कंक्लूजन में नहीं पहुँच सकते। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर को लेकर आ रही है। दरअसल आपने एक चीज़ गौर की होगी, जब से AP सिंह सर वायुसेना प्रमुख बने हैं इन्होंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बात की है और इन्होंने उनका पक्ष भी लिया है। और अब इन्होंने तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करी हैं, जिसको आप करंट अपडेट के तौर पर देख सकते हैं। दरअसल मीडिया को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर ने ये कहा है कि इस समय इंडियन एयरफोर्स जो अपना इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारी पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं ये प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने कहा कि इस समय हम इसी प्रयास में है कि प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेशन के लिए लाया जा सके ताकि जो प्रोडक्शन और ऑपरेशनलाइजेशन है एयरक्राफ्ट का इसको फास्ट किया जा सके।
चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने यह भी कहा कि हमने तेजस मार्क 1 प्रोजेक्ट में जो डिले हुई है इससे बहुत कुछ सीखा है और वो गलती तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में ना हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अगर हम एयर चीफ मार्शल की बात करें तो उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जो है ये ऑन ट्रैक है और अगले वर्ष आप इसकी पहली उड़ान को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको बता दें कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि 2025 के अंत तक रोल आउट देखने को मिलेगा और 26 में उड़ान देखने को मिलेगी। तो कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि 2025 के मध्य तक रोल आउट और 2026 के अंत तक पहली उड़ान देखने को मिलेगी। तो कुछ का ये दावा है कि एरो इंडिया 2025 में ही रोल आउट आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है, इसलिए हम एवरेज टाइम की बात करें तो 2025 के अंत और 2026 के मध्य तक आपको इसकी जो पहली उड़ान है वो देखने को मिल जाएगी। हालांकि रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज है तेजस मार्क 2 का, इसे 2027 के या 28 के तक खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं और जो पहला एयरक्राफ्ट है 2029 से 30 तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेगा। इंडियन एयरफोर्स इनिशियली 120 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को लेकर कमिटेड है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगे चल के इसके जो इम्प्रूव्ड वेरिएंट है ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते रहेंगे। अब अगर हम पहली उड़ान की बात करें तो हमने जैसा कहा कि आईएफ चीफ ने खुद इस चीज़ को अंदाज़ा दिया है कि अगले वर्ष तक देखने को मिल सकती है। तब भी अगर हम सही बातें मोटे मोटे तौर पर बात करें तो अभी ये चीज़ें थोड़ा जल्दबाजी में होंगी, क्योंकि मास प्रोडक्शन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक इंजन की जो डील है वो क्लियर हो नहीं जाती। और अभी ये माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक या ये वर्ष खत्म होने से पहले जो इंजन डील है अमेरिका के साथ वो फाइनलाइज हो जाएगी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने यह भी कहा कि हम तेजस मार्क 1A के डेवलपमेंट को गौर से देख रहे हैं और उम्मीद पूरी तरीके से ये है कि जो तेजस मार्क 1A है अब ये भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट अभी हाल ही में ही सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के पास इस समय सिर्फ 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है और ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी चिंतनीय इसलिए हैं क्योंकि हम अंतिम बार इतने कम स्क्वाड्रन नंबर्स पे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गए थे और एक बार फिर से उसी स्थिति में भारतीय वायुसेना आ चुकी है। अब दिक्कत की बात यह है कि हमारे पास अभी भी कोई तत्काल रिप्लेसमेंट नहीं है, तत्काल कोई प्लान नहीं है जिसके चलते हम इन नंबर्स को बढ़ा सकें। हमारी उम्मीदें अभी भी तेजस मार्क 1A से टिकी हुई हैं। 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था और अभी 2024 में ही एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी मिली है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक इंजन सप्लाई कर नहीं पा रहा है, जिसके चलते इनके प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा पा रहा है और ऐसे में भारतीय वायुसेना स्ट्रगल कर रही है। और एमआरएफए तो अब दिवा स्वप्न बन के रह गया है, क्योंकि अभी इसमें पहले ये था कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में मिल जाएगी, लेकिन अब उम्मीदें काफ़ी कम है। और वहीं अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इसके लिए जो जैगुआर मॉडल है इसको, या कह सकते हैं इसकी सलाह दी है। अब जैगुआर मॉडल क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दरअसल जैगुआर को भारत ने इंडिजिनसली अपग्रेड किया था बिना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की सहायता के, और सेम चीज़ें अब हमारा एमआरएफए प्रोग्राम में किए जाने की वकालत की जा रही है। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकली कब तक होंगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।